हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेट पॉसिबल प्रेजेंट्स द करंट अफेयर शो। आज की सेशन में चर्चा करेंगे 8 जनवरी 2021 के करंट अफेयर एमसीक्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के किस खंड का उद्घाटन किया है? न्यू भूपपुर, न्यू खुर्जा खंड, न्यू रेवाड़ी, न्यू मदार खंड, न्यू रेवाड़ी, न्यू अटेली खंड, न्यू अटेली, न्यू किशनगढ़ खंड। तो इसका सही जवाब है न्यू रेवाड़ी, न्यू मदार खंड। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कितना लंबा है कुल? ये कुल लंबाई इसकी 1504 किलोमीटर है। इसके एक 306 किलोमीटर के खंड का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, ये खंड कहाँ, किन राज्यों के बीच में स्थित है? खंड हरियाणा और राजस्थान राज्यों के बीच में स्थित है, जिसमें से न्यू रेवाड़ी हरियाणा में आता है और न्यू मदार राजस्थान राज्य में आता है। इसकी कुल लंबाई मैंने आपको बता दी 1504 किलोमीटर है। ये किस जगह से किस जगह जोड़ेगा? तो ये मुंबई के JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से उत्तर प्रदेश के दादरी को जोड़ेगा। ये 5 राज्य से होकर गुजरेगा। सबसे कम लंबाई उत्तर प्रदेश राज्य में है इसकी 18 किलोमीटर, सबसे ज्यादा लंबाई इसकी राजस्थान राज्य में है 567 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने हमको अभी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं किया है तो आप दिए गए हैंडल से हमको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलने वाली दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन कहां से कहां के मध्य चलाई गई? पेरिस से बर्लिन, नूर सुल्तान से एयरबोन, हल्दीबाड़ी से चिल्हाटी, न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़। तो इसका सही जवाब है न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़। इसका शुभारंभ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो यहाँ मेंशन है कितने किलोमीटर लंबी थी? 1.5 किलोमीटर डबल स्टैक थी। ठीक है ना, डबल स्टैक का मतलब है मालगाड़ी में एक के ऊपर एक कंटेनर रखा हुआ था। ठीक है, ये दुनिया की इस तरीके की पहली मालगाड़ी थी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलने वाली। कहां से कहां के बीच चली है? न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के बीच चली। इसका संचालन किसने किया? इसका संचालन DFCCIL, जिसका पूरा नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जो कि रेलवे की एक शाखा है, ये कर रही है। इन कोचेज को डिजाइन किसने किया है? तो RDSO, जो कि लखनऊ में स्थित है। ठीक है, RDSO कहाँ स्थित है? RDSO लखनऊ में स्थित है। उसने इन वैगन्स को डिजाइन किया है। नाम याद रखना है, न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़। क्या चला? दुनिया की सबसे लंबी पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वार्षिक रणनीतिक वार्ता संपन्न की? फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है फ्रांस। देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। तो भारत और फ्रांस के बीच कब आयोजित हुई है? 7 जनवरी, कल आयोजित हुई है। तो भारत की तरफ से अजीत डोभाल, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार हैं, उन्होंने भाग लिया और फ्रांस की तरफ से इमैनुअल बोने ने भाग लिया। ये कब से चल रहा है? भारत और फ्रांस के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक साझेदारी 1998 से है। इसका पिछला संस्करण 2020 में फरवरी में आयोजित हुआ था। कहाँ? पेरिस में आयोजित हुआ था। याद रखना है, इसका पिछला संस्करण पेरिस में आयोजित हुआ था, जबकि इस साल 2021 का संस्करण भारत में आयोजित हुआ है। फ्रांस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो इसकी मैप में लोकेशन है पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोपीय देश, इसकी राजधानी पेरिस है। वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स हैं। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो है। वैसे पहले इसकी मुद्रा फ्रैंक थी, लेकिन जब ये यूरो जोन में शामिल हो गया, इसकी मुद्रा क्या हो गई? यूरो हो गई। या UNSC के 5 स्थायी सदस्यों में है, मतलब सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है। बाकी 4 मेंबर US, ब्रिटेन, चाइना और कौन है? रसिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकार ने किस केंद्र शासित राज्य की भाषा, संस्कृति और भूमि की सुरक्षा के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है? दमन दीव, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार। तो ये नई समिति बनाने की घोषणा की गई है लद्दाख के लिए। ये समिति बनाई गई है भारत के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के अध्यक्षता में। इसका काम क्या होगा? लद्दाख की जो संस्कृति है, भाषा है, भूमि है, उसकी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए जाएंगे जिससे कि वहाँ उनकी स्वायत्तता बरकरार रहे। तो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से कब अलग किया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को अलग कर दिया गया था। जबकि इन लोगों का विभाजन कब हुआ था? जम्मू कश्मीर में धारा 370 अगस्त में हट गई थी, लेकिन इसका नोटिफिकेशन पूरा 31 अक्टूबर 2019 को जारी हुआ। तभी से इनका बाइफर्केशन माना जाता है कि तभी से ये जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था और अलग केंद्र शासित राज्य बन गया था। कुछ बातें लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। सीमाएं कहाँ से लगती हैं? इसकी सीमाएं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान प्रशासित गिलगित बाल्टिस्तान और चीन से लगती हैं। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और इसका लद्दाख का जो चाइनीज पार्ट है, जिसको चाइना ने आकर कर रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको अक्साई चीन बोलते हैं। वर्तमान में राधा कृष्ण माथुर क्या है? वहाँ के उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान सूर्योदय योजना का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो इसका संबंध है गुजरात राज्य से। ये क्यों चर्चा में है? तो गुजरात राज्य ने अभी घोषणा की है कि जनवरी 2021 के अंत तक वह अपने यहाँ के 4000 गाँवों में किसान सूर्योदय योजना के तहत उसको कवर करेगी। तो ये योजना क्या थी? जिस योजना के अंतर्गत किसानों को दिन में सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक बिजली दी जाएगी, जिससे कि वो दिन में अपनी सिंचाई का कार्य पूरा कर लें।
और रात में उन्हें खेतों में रह के काम ना करना पड़े, क्योंकि रात में डर बना रहता है वहाँ पे जंगली जानवरों का, सांप वगैरह का। इस कारण से इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्घाटन किसने किया था? इस योजना का उद्घाटन अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चर्चा जब गुजरात की हो रही है तो गुजरात के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। भारत का एक तटीय राज्य है और इसकी तट रेखा भारत में सबसे लंबी है। इसके वर्तमान में राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, लोकसभा सीटें यहाँ पे 26 हैं, राज्यसभा सीटें 11, और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाटिक लॉयन के लिए प्रसिद्ध है वो यहीं स्थित है। इसके अलावा केवड़िया में सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध, जैसा मैंने आपको बताया। तो उसका IUCN स्टेटस क्या है? IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, और उसके अलावा उसको 1972 के वाइल्ड लाइफ एक्ट के पहली सूची में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस क्रम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुलमर्ग, शिमला, कुफरी, कारगिल। तो इसका आयोजन किया जाएगा कारगिल में, जो कि लद्दाख में पड़ता है। तो इसके बारे में क्या फैक्ट्स हैं? कारगिल के चिकटन में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इसमें चिकटन की 13 टीमें भाग लेंगी और पहली बार वहाँ की महिला टीमें भाग लेंगी। और खेलो इंडिया गेम्स शुरू क्यों किए गए थे? जिससे कि भारत के जो दूर दराज के क्षेत्रों में प्रतिभा छुपी हुई है खेल से संबंधित, उनको उभारा जाए, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए। आइस हॉकी के बारे में कुछ बातें। तो आइस हॉकी 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। प्रत्येक टीम में कितने 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा इसकी गवर्निंग बॉडी कौन है भारत में? तो आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत में आइस हॉकी की शासी निकाय है, गवर्निंग बॉडी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रिप्ट में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया लासी रिपोर्ट लॉन्च की? स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो ये रिपोर्ट लॉन्च की है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। इस रिपोर्ट को लॉन्च किसने किया है? तो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। देखिए यहाँ मेंशन है, ये रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये रिपोर्ट भारत में वृद्ध लोगों की आबादी से संबंधित है। किस तरीके से उनके सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है, क्या आर्थिक उन पर असर पड़ रहा है, किस तरीके से उनकी स्वास्थ्य है, इस पे रिपोर्ट जारी की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 8.6% आबादी 60 वर्ष से अधिक है। तो ये फैक्ट याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके अलावा लासी रिपोर्ट किस मंत्रालय की? स्वास्थ्य मंत्रालय की। जारी किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके अलावा पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी डॉक्टर हर्षवर्धन है। शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस क्रम में। अंगमाली अजुता सबरी रेल परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी, का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका निर्माण किया जा रहा है केरल में। आपको ये सबरी देख के समझ जाना चाहिए, सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका निर्माण, तो इसका निर्माण केरल राज्य में किया जा रहा है। क्या फैक्ट है रिलेटेड कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इनको मंजूरी दी है कि केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड का उपयोग इस परियोजना के निर्माण के लिए किया जा सकता है। ये परियोजना रेलवे और SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल मिलकर तैयार करेंगे। ठीक है, तो मतलब PPP मोड में तैयार होगी ये। कुछ पैसा इनके स्टेशन का रखरखाव कौन करेगा? वो आपका PP मोड में SPV करेगा, मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल। जबकि जो रेलवे का निर्माण और रखरखाव का कार्य है वो करेगा भारतीय रेलवे। ठीक है, तुम्हें याद रखना है कि अंगमाली अजुती सबरी रेल मार्ग परियोजना केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में किसी भी ईश्वर के नाम का उपयोग करते हुए किसी भी वस्तु के विज्ञापन को अवैध करार दिया है? किस राज्य के हाईकोर्ट ने दिया है? बॉम्बे हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट। तो ये फैसला सुनाया है बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने। ये देखिए मेंशन है औरंगाबाद पीठ ने। इन्होंने क्या फैसला सुनाया है कि भगवान का नाम लेके कोई भी चीज नहीं बेची जा सकती। टीवी के माध्यम से आपने अक्सर देखा होगा, टीवी पे भगवान से रिलेटेड चीजें बेचते हैं कि आप ये ले लीजिए, आप किसी को वश में कर लेंगे, ये ले लीजिए, घर में तरक्की आएगी, ये मंत्र ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए किया गया है। इसके पहले वर्ष 2013 में महाराष्ट्र में एक कानून आया था, महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड एरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस और अन्य मानवीय बुराइयों और अघोरी आचरण और ब्लैक मैजिक एक्ट, जिसको काला जादू अधिनियम भी कहते हैं। इसके धारा 3 के तहत क्या है, इस तरीके के कोई भी कार्य करना क्या आता है, ये कानूनन अपराध है। इस कारण से हाईकोर्ट औरंगाबाद पीठ ने इस पर बैन लगा दिया है। अब ये बैन पूरे भारत में लागू रहेगा। टीवी पे इस प्रकार के कोई विज्ञापन नहीं दिखाया जा सकता, अगर कोई दिखाएगा तो वो एक कानून अपराध माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटो टेल्यूरिक तकनीकी विधि का संबंध किस क्षेत्र से? कौन सी तकनीकी? मैग्नेटो टेल्यूरिक तकनीकी विधि, अंतरिक्ष विज्ञान, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, मैग्लेव व्हीकल या भूभौतिकी भूगर्भ विज्ञान। तो इसका संबंध है भूभौतिकी भूगर्भ विज्ञान से। कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में NCS नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी कहाँ स्थित है? ये स्थित है नोएडा में। याद रखिएगा नोएडा, ये नोएडा में स्थित है। ये इसने क्या किया है, इसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का एक सर्वेक्षण करने का फैसला किया है इस तकनीकी के माध्यम से। क्यों? क्योंकि पिछले साल NCR में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस कारण से इससे फायदा ये होगा कि वहाँ पे जो
इमारतें बनाई जाती हैं, अस्पताल, स्कूल या औद्योगिक इकाइयाँ, वो उस तरीके से ही डिजाइन की जाएंगी कि वो एक पर्टिकुलर झटके को झेल सकें उस रीजन में। तो एमटी तकनीकी क्या मैंने मेंशन किया हुआ है, मैग्नेटोटेलुरिक तकनीकी एक भूभौतिकी विधि है जिसमें भूगर्भीय भूगत संरचनाओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों की प्राकृतिक समय भिन्नता का उपयोग किया जाता है। यह काफी विश्वसनीय तकनीकी मानी जाती है भूकंप का अनुमान लगाने के लिए, किस हद तक का भूकंप किसी क्षेत्र में आ सकता है। चलिए ये थे आज के एमसीक्यूज। अब कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण वन लाइनर्स। तो आज के प्रमुख वन लाइनर क्या है, हाल ही में गठित उच्च स्तरीय समूह साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी के प्रमुख कौन बने हैं, तो राम विनय शाही इस ग्रुप के प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट्स सेल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो गौतम चौहान जी को इस सेल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में, हाल ही में माइकल केंडो का निधन हुआ, किस खेल संबंधित थे, तो हॉकी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज 70 ईयर द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नाम की पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आर कौशिक इस पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है। इसको वर्ष 2016 में स्वायत्त निकाय घोषित किया गया था BIS एक्ट के थ्रू। ये आज के करंट अफेयर और प्रमुख वन लाइनर्स थे। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ पे डेली कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं जो कि इन क्वेश्चन से अलग होते हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए।